नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे बिहार की। अभिषेक जी, नीतीश तो जब ये सत्ता परिवर्तन हुआ, एक गठबंधन से उन्होंने नाता तोड़ा और दूसरे गठबंधन की गोद में जाके बैठ गए। तो दो 115 सीटों से 71 सीटों पर, 71 सीटों से 43 सीटों पर आप आ गए। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि बिहार में हो क्या रहा है और आप ख्वाब देख रहे हैं 2024 के। सबसे पहले नीतीश कुमार का गठबंधन बीजेपी से क्यों टूटा, क्योंकि इस मुद्दे पे मैं आपके चैनल पे पहली बार आया हूं, तो मैं आपके दर्शकों को बिल्कुल कुछ बिल्कुल अलग चीज बताना चाहता हूं जो राजनीतिक विश्लेषकों ने इस पे बात नहीं की है। देखिए, जब एनआईए के पीएफआई के ऊपर ताबड़तोड़ छापे पड़ने लगे तो बिहार के चीफ सेक्रेटरी हैं आमिर सुबहानी, जो कि मुसलमान है। पहले इस चीज को हम समझते हैं कि बिहार में वास्तविक स्थिति क्या है। कई मुसलमान नेता जो हैं वो लगातार जदयू से इस बात को कह रहे थे कि आपके बीजेपी के साथ सत्ता में होने का हमें क्या लाभ, जब पीएफआई के बहाने मुसलमानों पे टारगेट हो रहा है। और नीतीश कुमार की सेकुलर पॉलिटिक्स लगातार आहत हो रही थी। ये बात और है कि छापे पीएफआई वालों पे पड़ रहे थे, लेकिन आहत हो रही थी। अंततोगत्वा जब पीएफआई पे पटना के फुलवारी शरीफ में रेड हो गया तो लिटरली इनको वार्निंग दे दी गई थी कि अब हम आपका साथ छोड़ने को विवश हैं। तो इन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हम बीजेपी का ही हम साथ छोड़ देते हैं, लेकिन आपका साथ हम नहीं छोड़ सकते। आरजेडी से बातचीत शुरू होने लगी। आरजेडी को सत्ता में वापसी की बहुत आवश्यकता थी, क्योंकि लगातार सत्ता से बाहर होने के वजह से आर्थिक रूप से आरजेडी काफी कमजोर हो चला था। चुनाव लड़ने के लिए आज के समय में बहुत पैसे की सख्त आवश्यकता होती है ओमकार सर। जैसे अभी समाजवादी पार्टी उसी क्राइसिस के दौर से 2024 के चुनाव के बाद गुजरने वाली है। लेकिन आते हैं बिहार पे, तो एक बार फिर से पलटी हो गई, गठबंधन हो गया। लेकिन नीतीश कुमार के प्रति जो एंटी इनकम्बेंसी 2020 के बाद से लगातार जारी था, उसका परिणाम तो इनको भुगतना था। आपको याद होगा जब मैंने एग्जिट पोल बेगूसराय का, मोकामा का और गोपालगंज का दिया था, तो मैंने कहा था कि मोकामा में अनंत सिंह लड़ रहे हैं चुनाव, इसलिए जीत जाएंगे, लेकिन मार्जिन 20,000 के नीचे होगा। और अनंत सिंह जैसा बाहुबली मात्र 16,000 वोट से जीता है। यह बताता है कि भूमिहार वोटर को तोड़ने का जो प्रयास है वो सफल नहीं हुआ। गोपालगंज की सीट बीजेपी जीत गई, लेकिन कुढ़नी में बीजेपी अकेले चुनाव लड़ी है कई ताकतों के खिलाफ। वो लेफ्ट के खिलाफ था, वो कांग्रेस के खिलाफ था, वो आरजेडी के खिलाफ था, जदयू के खिलाफ था। इनफैक्ट वीआईपी जो विकासशील पार्टी है, उसने एक भूमिहार कैंडिडेट खड़ा कर दिया ताकि बीजेपी हार जाए। लेकिन इन सब के बावजूद एक फैक्टर बिहार से ये लोग मिस कर रहे थे। बीजेपी तो वो फैक्टर है, लेकिन एक फैक्टर है युवा नेता जो दलित समाज से उभरता हुआ है, वो है चिराग पासवान। चिराग पासवान ने वोटिंग से 2 दिन पहले ओमकार सर एक रोड शो किया था कुर्नी में जी, और बहुत जबरदस्त रोड शो था। इतना जबरदस्त था कि पूरा का पूरा एससी वर्ग एक साथ बीजेपी को वोट कर गया, जिसका परिणाम ये हुआ कि कुर्नी में जबरदस्त, मैं इसलिए जबरदस्त वोट का मार्जिन नहीं देखे, इस जबरदस्त हार इसलिए है क्योंकि इनके अलायंस का जो एक नेचुरल वोट शेयर है वो 40% तक है, और उसको परास्त करना सदमे में दे गया है आरजेडी को। आरजेडी में ये बात होने लगी है कल से ही उनके ऑफिस में कि अगर नीतीश कुमार का साथ न छोड़ा तो 2025 भी जाएगा और 2024 में भी हम बर्बाद होने को तैयार हैं। ये अब इंटरेस्टिंग होगा देखना कि नीतीश कुमार को क्या 15 या 16 सीटें लोकसभा में चुनाव लड़ने के लिए आरजेडी देती है या नहीं देती है, और पूरे गठबंधन का भविष्य कुढ़नी विधानसभा की वजह से अधर में लटक गया। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि अब आरजेडी भी नीतीश को कमतर आंक करके चलेगी और खतरा मोल नहीं उठाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है, और लोग अब जानना चाह रहे होंगे
कि कुढ़नी की इस हार के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहेंगे क्या? निसंदेह बने रहेंगे। देखिए, उनकी तो बेशर्मी जग जाहिर है। जिस परिस्थिति में इस वक्त वो है, अगर कोई भी आदमी होता सम्मान वाला तो वो अब तक त्याग पत्र दे चुका होता। बिहार में क्राइम रेट ऑल टाइम हाई है। बिहार में करप्शन के मामले हद से ज्यादा है। बिहार में सेकुलरिज्म के बहाने हिंदुओं पे जो अत्याचार हो रहा है, अभी आपके शो पे एक बात कहना चाहता हूं, चूंकि किसी यूट्यूबर ने नहीं उठाया। एक यादव महिला नीलम देवी की हत्या उसी स्टाइल में ओमकार सर हुई है जिस स्टाइल में श्रद्धा की हुई है। लेकिन चूंकि श्रद्धा दिल्ली से थी तो पूरी मीडिया और सबने हंगामा मचाया। लेकिन वो बिहार से है और भागलपुर से है। हमारा संगठन है श्री राम सेना संगठन, वो लगातार नीलम देवी के परिवार के संपर्क में है। हालांकि का जो हत्यारा है वो पकड़ा जा चुका है और हम आर्थिक रूप से सहयोग भी उनको कर रहे हैं, उनके परिवार को। लेकिन मुख्य बात जो मैं कहने जा रहा हूं वो समझने की बात है। वो यदुवंशी थी, यादव थी, लेकिन मुसलमानों के वोट का प्रेम देखिए। ना आरजेडी कुछ बोल रहा है और ना ही नीतीश कुमार, तो खैर उनके सत्ता का तो मैं मानता ही नहीं कि कोई इकबाल है जिसको कहते हैं राजधर्म वाली बात। वो राजधर्म कब का भूल चुके हैं बिहार को लेकर के। लेकिन फिर भी इस चीज को वो लोग हर चीज को सेकुलरिज्म के बहाने, हर न्यूज को सप्रेस करने का लगातार जो बिहार में प्रयास चल रहा है, ये भी एक बहुत बड़े रिवोल्ट का कारण बनेगा। आपको क्या लगता है कि अब वो नीलम देवी का परिवार आरजेडी या जदयू को वोट करेगा भविष्य में? नहीं करेगा। ये जो लगातार, और इस बात को धीरे धीरे बिहार की जनता अब समझेगी कि जाति ने बिहार को कहां पहुंचा दिया। एक और फैक्टर है जिसपे लोग ध्यान नहीं दे रहे, मतलब मीडिया ध्यान नहीं दे रही है, वो है प्रशांत किशोर फैक्टर। प्रशांत किशोर शहरों में प्रचार नहीं कर रहे, उनकी पदयात्रा गांव गांव जा रही है और गांव में वो बता रहे हैं कि किस प्रकार से एक 9th पास लड़का डिप्टी सीएम बना हुआ है और पिछले 40 सालों का इनका समाजवादी स्टाइल का कुशासन बिहार को मतलब इस गर्त में ले चुका है कि बिहार के लोग या तो दिल्ली जाते हैं, पंजाब जाते हैं, गुजरात जाते हैं, मुंबई जाते हैं, लेकिन बिहार में कोई रोजगार नहीं। और इन सब का अब कलेक्टिव रिस्पॉन्स है, उसको भी कुढ़नी के संदर्भ में जरूर देखना चाहिए। क्या वजह रही है जब ये भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में चीफ मिनिस्टर बने थे लालू यादव का परिवार 15 साल तक सत्ता में रहने के बाद आउट हुआ था, तो बहुत सारी आशाओं का केंद्र बन गए थे नीतीश कुमार। सुशासन बाबू का नाम इनको दिया गया था। शुरू के 5-7 साल जो रहे उसमें इनकी बड़ी प्रतिष्ठा बढ़ी। बिहार ही नहीं, बिहार के बाहर भी लोग इनका सम्मान करते थे। गड़बड़ी कहाँ हुई है? ये सुशासन बाबू से कुशासन बाबू क्यों बन गए? देखिए, सत्ता और कुर्सी, अरविंद केजरीवाल ने एक बात बड़ी अच्छी बोली थी और मैं मानता हूं कि कोई परम योगी ही उससे बच सकता है। इस कुर्सी में समस्या है और मैं मानता हूं कि समस्या है। अनटिल अनलेस आप योगी जैसे एकदम संत हो या नरेंद्र मोदी जैसे हो या अटल बिहारी वाजपेयी हो, तो इस कुर्सी के आसपास जो बैठे हुए सियार है, आपने पढ़ा होगा हरिशंकर परसाई का भेड़ और भेड़िया वाला वो पूरा वृत्तांत, और आपने कई बार लोगों को पढ़ाया भी होगा ओमकार सर। अब इसी में एक चैप्टर आता है, ये जो आईएएस है, इन्होंने बताया नीतीश कुमार को, अरे सर आपसे अच्छा मुख्यमंत्री न भूतो न भविष्यति, आप तो महान हैं, आप तो पीएम मटेरियल है। लेकिन ये जब लगातार कही गई बात है कि आप तो पीएम मटेरियल है और वो इंजीनियर भी हैं नीतीश कुमार, तो ये बात उनके मन में धर कर गई कि बीजेपी मुझे ही प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट क्यों नहीं बना दे रहे। ये 2009-10 से शुरू हो गया था। नरेंद्र मोदी जी की जीत और नीतीश की वो दबी हुई महत्वाकांक्षा आपस में लगातार टकरा रही थी। शहाबुद्दीन जब जीवित था, देखिए वो गठबंधन भी आरजेडी से जो इन्होंने स्विच किया था उसका भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है। शहाबुद्दीन उस वक्त जीवित था और जेल से बाहर आती उसने कहा कि नीतीश कुमार एक परिस्थितियों के मुख्यमंत्री है, कंडीशनल सीएम है। और अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहाबुद्दीन ने वो बातें रिपीट की। शहाबुद्दीन जैसे जेल से बाहर आया, लगातार जदयू के विधायकों को
वो धमकाने लगा और बात करने लगा। नीतीश कुमार इस बात को भाप गया और बोला ये तो पूरा का पूरा सरकार गिरा करके तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने का प्लान है, और हम सब जानते हैं कि किस प्रकार के व्यक्तित्व रहे हैं शहाबुद्दीन। तब उन्होंने कहा कि अब अमित शाह जी के शरण में जाने के अलावे मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, और गठबंधन तोड़ा। लेकिन अब शहाबुद्दीन जीवित नहीं है, उसका खौफ भी नहीं है। बेटे का नाम उसामा है, मैं आपके दर्शकों को बता दूं, और उनकी उम्र ठीक उतनी ही होगी जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला हुआ होगा। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। इस बात को समझना है, इस देश के हिंदुओं को यह बात समझना है कि शहाबुद्दीन का आइडल उसामा था। ऐसे नाम नहीं रखा गया है उसके पुत्र का। लेकिन मुद्दे पे आते, इन सब के बावजूद अभी भी आरजेडी शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब को लगातार सपोर्ट करता है। तो अब जो स्थितियां है, ये पीएम बनने की जो महत्वाकांक्षा है, दूसरी बार पलटी मारे तो दोनों भतीजों ने कहा चचा आपसे अच्छा पीएम मटेरियल तो कोई है नहीं। ये बात और है कि वो चाहते थे ओमकार सर के ये इसी पीएम बनने के बहाने बिहार छोड़े और हमें मुख्यमंत्री का पद सौंप के निकल ले पद यात्रा, पिंड छूटे किसी तरीके से। हाँ, तो इन्होंने हाथ पांव मारा, तेलंगाना के मुख्यमंत्री से बात की, ममता दीदी से बात की, केजरीवाल से बात की। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिनसे ये बात कर रहे थे वो खुद अपने आप में प्रधानमंत्री के दावेदार हैं। इनको जल्दी एहसास हो गया कि यार मुझे कोई प्रधानमंत्री क्यों बनाएगा। एक तो 15 उन सबको इनसे भी ज्यादा गलतफहमी है। हाँ, वो तो है ही, लेकिन इनको ये समझ में आ गया कि भाई मुझे ये क्यों बनाएंगे पीएम। अगर मैं 15 सीट पे लड़ूं, उसमें से 5 या 7 एमपी जीत के अगर आप पीएम बनते तो भाई कोई भी कल को उठ के कहेगा कि मैं पीएम बन सकता हूं। लेकिन अब बीजेपी ने जदयू से डिस्टेंस बना लिया। ऐसा नहीं, छठ के समय वो समय आ गया था जब ये चाहते थे वापस की गलती जो हो गई उसको सुधारा जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी अब पूरी तरह से मन बना चुकी है कि चिराग पासवान और जो उनके चाचा का एलजेपी है, उसके अलावे 1-2 और गठबंधन दल हम ढूंढ लेंगे भविष्य में। लेकिन अब हम एकला चलो की राजनीति करेंगे बिहार में, क्योंकि बिहार में बदलाव की शुरुआत तब तक नहीं होगी जब तक बीजेपी अकेले सरकार नहीं बनाए।